हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट करने वाले हैं हम। जो हमारा पहला टॉपिक है वह है बांग्लादेश में नई सरकार, भारत की कूटनीतिक पहल। आपको पता है, एक बड़ी अस्थिरता के बाद किसी तरह से बांग्लादेश में चुनाव होते हैं। कहने को लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, कितने लोकतांत्रिक हैं ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, बांग्लादेश के लोगों का अपना विषय है। फिलहाल सरकार को जनमत प्राप्त हो चुका है और तारिक रहमान को लोगों ने चुना है प्रधानमंत्री के रूप में। बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बांग्लादेश को मिल चुका है और बांग्लादेश के इतिहास में एक लंबे समय बाद किसी पुरुष के हाथ में सत्ता आई है। संभवतः 20 साल से अधिक का समय हो गया है। 20 नहीं, 25 साल से अधिक का समय हो गया है जब किसी पुरुष के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता आती है। हम उम्मीद करते हैं, यानी भारत के लोग उम्मीद करते हैं कि ये स्थिरता बनी रहे और आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनमें मधुरता लाई जा सके। आपको बताएं कि आप सोचेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है बांग्लादेश की, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं एज़ कम्पेयर बांग्लादेश। तो बिल्कुल सही बात है, हम बांग्लादेश से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि विदेश नीति में एक टर्मिनोलॉजी की चर्चा होती है। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि आप मित्र बदल सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी का बदलने का आपके पास विकल्प नहीं होता। यानी जो पड़ोसी है वो पड़ोसी ही रहेगा आपका। आपका मित्र दूर हो सकता है, आप रूस को मित्र बना सकते हैं, आपको रूस नहीं अच्छा लगता है तो आप अमेरिका को मित्र बना सकते हैं। लेकिन आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान था और पाकिस्तान ही रहेगा। चीन था, चीन है और चीन रहेगा। बांग्लादेश था, बांग्लादेश है, बांग्लादेश रहेगा। इसलिए कभी पड़ोसी से बैर नहीं फाड़ना चाहिए। पड़ोसी से, आपको याद होगा जब आप अपनी इतिहास की पढ़ाई कर रहे थे, आधुनिक इतिहास में आप पढ़ते होंगे तो अंग्रेज अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज जनरली जिस स्टेट को कब्जा करते थे, जिस भी राज्य पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करते थे, उससे बगल वाले पड़ोसी राज्य से मित्रता करते थे। उससे वहां पे कब्जा नहीं करते, डायरेक्ट वहां पे इंटर फेयर नहीं करते थे, वो उससे मित्रता करते थे और उसके बीच में बफर बना देते थे। जबकि अगर उनको अपने शत्रु से लड़ाई करनी होती थी तो डायरेक्ट जाके इंटरवीन नहीं करते थे, वो उसके पड़ोसी के साथ मित्रता करते थे और उससे झगड़ा करवाते थे। ये जो बफर वाला मामला है, ये वहीं से निकली हुई, वहां से तो नहीं निकली, मतलब उन्होंने भी इसका अच्छा प्रयोग किया था। इसी क्रम में भारत ने भी एक पहल की है और भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक प्रतिनिधि के साथ इनके जो तारिक रहमान साहब हैं, इनके शपथ ग्रहण समारोह में भेजा गया है। 17 फरवरी को इनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, यानी कल होने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रतिनिधित्व के साथ, प्रतिनिधिमंडल के साथ इसमें शामिल होने के लिए गए हैं। भारत की यह पड़ोसी प्रथम की नीति का एक हिस्सा है। हम चाहते हैं कि वापस से संबंधों में मधुरता लाई जा सके और जो क्लैशेस हैं, जो तमाम समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके। भारत बांग्लादेश संबंधों की जो प्राथमिकताएं होंगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है सुरक्षा सहयोग। हमारा बांग्लादेश के साथ सुरक्षा सहयोग बहुत अपेक्षित है, क्योंकि पाकिस्तान जब से ये बांग्लादेश में जब से अस्थिरता पैदा हुई है, तब से चीन हो या पाकिस्तान हो, लगातार इंटरफेयर कर रहे हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश को भारत से भिड़ाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि भारत उसके लिए भी तैयार है। भारत ने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के बेसों को अच्छे से डेवलप करना शुरू कर दिया है और अपने जो चिकन नेक था उसको मजबूत करना, उसके लिए अंडरग्राउंड टनल बनाना प्रारंभ कर दिया, जो हमारी सामरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी अभी हमने आपको बताया कि पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता, तो सुरक्षा सहयोग में हम बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जल संसाधन पे एक विशेष विवाद भारत और बांग्लादेश में हमेशा से रहा है। तिस्ता और अन्य साझा नदियों के प्रबंधन पर समझौते किए जा सकते हैं, समझौते होने चाहिए, जिससे दोनों देशों में आपसी सामंजस्य बना रहे। इसी के साथ ही दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार विस्तार की चर्चा है कि हमें अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय स्थिरता में संतुलन स्थापित किया जा सके। जो हमारा टारगेट है वो $15 बिलियन तक बढ़ाने का अवसर है हमारे पास, कि आने वाले समय में हम भारत और बांग्लादेश मिलकर अपने व्यापार को, आपसी व्यापार को लगभग $15 बिलियन तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे में हमें इस प्राथमिकता का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए। उनको भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको भी अपनी इकोनॉमी की स्वायत्ता को समझना चाहिए, अपनी इकोनॉमी की हेल्थ को समझना चाहिए और उस दिशा में सही कदम उठाने चाहिए। कनेक्टिविटी का एक इशू बंदरगाह, रेल और सड़क परिवहन के माध्यम से सुरक्षा संभावनाएं भी जगती हैं और साथ ही इसमें सुधार की भी संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो हम इनको देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें इनिशिएटिव लिया जाए भारत और बांग्लादेश दोनों की तरफ से। भारत यूएई गैर तेल व्यापार में रिकॉर्ड 65 बिलियन की उपलब्धता हासिल हुई है। ये रिकॉर्ड, मतलब एक उपलब्धता के रूप में इसे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
जनरली हम ये समझते हैं कि अरब कंट्री से हम केवल तेल खरीदते हैं, जबकि ये जो डाटा दिखा रहा है वो ये डाटा बता रहा है कि गैर तेल व्यापार में हमने ये उपलब्धि हासिल की है। यानी अब हम केवल तेल नहीं खरीद रहे हैं, हम एक दूसरे से अन्य ज़रूरत का सामान भी खरीद रहे हैं, हम अपने सेवाएं बेच रहे हैं। भारत कितना बड़ा कम्युनिकेशन का हब है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है, सेमीकंडक्टर भी हम बना रहे हैं। इस तरह यूएई और भारत के मध्य रक्षा समझौते भी हमारे बीच हो रहे हैं। इस तरह भारत और यूएई के मध्य लगभग $65 बिलियन की उपलब्धि निश्चित रूप से सराहनीय है। आपको बताएं कि संयुक्त अरब अमीरात के भारत और के साथ गैर तेल व्यापार ऐतिहासिक 65 बिलियन के स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों देश अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत अपने आप को एक वैश्विक नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत एक बड़ा बाजार बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। खासकर जो थर्ड डिग्री के राष्ट्र हैं उनमें भारत बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधाओं को, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। और एक भारत एक तरह का बाजार बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। प्रोवाइडर बाजार, नॉट यूजर बाजार नहीं बना है, बल्कि ये प्रोवाइडर बाजार की तरह कार्य कर रहा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर, बहुत ही रीजनेबल रेट पर, स्वायत्ता को संरक्षित रखते हुए एक किफायती रेट पर सेवाएं देने के लिए तैयार है, सिखाने के लिए तैयार है। ऐसे में उन्नत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में रणनीतिक साझेदारी गहरा कर रहा है, जो पश्चिम एशिया में भारत के प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करता है। पश्चिम एशिया में अस्थिरता का दौर इस वक्त चल रहा है। आपको ईरान के साथ अमेरिका के क्लासेस लगातार समझ में आ रहे हैं। साथ ही आप देख पाए होंगे लगातार आजकल पेपरों में चर्चा में है हूती विद्रोही। हूती विद्रोहियों ने स्वेज नहर को ब्लॉक करने का कार्य किया है, मतलब उस क्षेत्र से व्यापार को बाधित कर दिया है। अच्छा, आपको बताएं यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं इस तरह की जब चीजें आती हैं तो वो कनेक्ट करके प्रश्न पूछते हैं। आपको याद होगा 2-3 साल 4 साल पहले यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर स्वेज नहर को बाईपास करना हो तो यूरोप जाने के लिए आपका जो व्यापारिक मार्ग होगा उसमें लगभग कितने किलोमीटर की वृद्धि होगी। तो उसमें लगभग 6000 किलोमीटर की वृद्धि होगी। अगर आप पूरा अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से होते हुए घूम कर जाते हैं तो लगभग 6000 किलोमीटर आपके बढ़ते हैं। तो वो आज फिर से चर्चा में, आज द हिंदू में उसमें फिर से आर्टिकल है कि जो हुती विद्रोही हैं उनकी वजह से जो स्वेज नहर को समस्या हो रही है, स्वेज नहर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अस्थिरता का दौर है, ऐसे में एक नए व्यापारिक मार्ग की चुनौती सभी को महसूस हो रही है और भारत उसमें महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत स्टार्टिंग पॉइंट है, यूरोप हमारा गंतव्य पॉइंट। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो उसमें भी हमारा यूएई के साथ बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए निश्चित रूप से भारत के साथ यूएई की इस तरह के संबंध हमारी रणनीति में विशेष योगदान देते हैं। भारत यूएई साझेदारी के आयाम एआई गठबंधन, हमने आपको बताया संयुक्त अरब जो अनिराब है, संयुक्त अनुसंधान केंद्र और डेटा साझेदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करना है दोनों देशों के मध्य। साथ ही सेमीकंडक्टर श्रृंखला, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता और विविधीकरण का निर्माण करना है। जबकि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो IMEEC है, इसी के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ हूती विद्रोहियों के समस्या के कारण ये वाला एरिया जो हमारा है समस्याग्रस्त हो गया है, जिससे हमारा जो व्यापार है वो बाधित हो रहा है। अभी हमें पूरा ये अफ्रीका घूम कर यूरोप जाना पड़ता है, जिसमें लगभग 6000 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या क्या नुकसान होता है। 6000 किलोमीटर आपको जाना है, अधिक समय देना होगा, आपको अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी, आपका आयात बिल बढ़ जाएगा। भाई अगर जहाज दूर तक घूम के जाएगा तो ज़्यादा पेट्रोल पिएगा, ज़्यादा डीजल पिएगा या ज़्यादा ऊर्जा पिएगा, पेट्रोल कहना गलत होगा। ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी उसको, और ऊर्जा की आपूर्ति अगर ज़्यादा लगेगी तो निश्चित रूप से जो आपका माल होगा जिसे वो प्रोवाइड कर रहा होगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उसकी कीमत बढ़ने का असर केवल भारत पर नहीं बल्कि वैश्विक मुद्रास्फीति पर इसका असर पड़ने वाला है। इसको बाईपास करने के लिए एक नए मार्ग की तलाश, IMEC कनेक्टिविटी की तलाश है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भारत होने वाला है। भारत के गुजरात से, भारत के मुंबई से हम इसे जोड़ेंगे और मध्य एशिया और यूरोप के राष्ट्रों को हम इनसे जोड़ पाएंगे। इसमें जो रूट इस्तेमाल होने वाला है वो रूट समुद्र का रूट होगा, ट्रेन का रूट होगा, इस तरह के रूट इनमें हम प्रयोग करने वाले हैं। कुछ समस्याएं इनमें, वैसे काम बहुत तेजी से चल रहा है लेकिन कुछ समस्याएं भी बनकर सामने आ रही हैं, जैसे भारत और इसराइल और जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त हमास के बीच था उसकी वजह से तमाम कार्य बाधित हो रहे हैं, डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रही। साथ ही ये जो ये कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर की जो वैश्विक मान्यता है कि अगर जैसे इसको उदाहरण के रूप में इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए नॉर्मली 2 मीटर का, मान लीजिए किसी राष्ट्र में 2 मीटर की ट्रेन की पटरियां होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, किसी राष्ट्र में, भारत में मान लीजिए 2 मीटर की पटरी होती है, जबकि वैश्विक मान्यता है जब ये कॉरिडोर बन रहा है तो उसमें इंटरनेशनल मानकों को शामिल किया गया है। अगर ट्रेन की चौड़ाई को 2.25 मीटर रखा गया है
2.25 मीटर रखा गया। तो एक नई पटरी बना बिछाने की जरूरत है पूरे राष्ट्र में, जितने भी राष्ट्र पढ़ रहे हैं इनमें सब में 2.25 मीटर की एक अलग से लाइन बिछाने की जरूरत है, जहां जहां से ये ट्रेन गुजरेगा, जहां जहां से व्यापार, ये सब तमाम तकनीकी बाधाएं आ रही जिनकी वजह से कार्य थोड़ा स्लो है, लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। पूरा विश्व इसको समर्थन दे रहा है। विश्व कहने से मतलब है जो भी यूरोप और एशिया यानी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पे सभी लोग मतलब जो सभी पक्ष हैं वो एग्री हैं और तेजी से कार्य कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी दबाव, भारत के लिए चुनौतियां। ईरान से जो चीन को तेल आयात निर्यात हो रहा है इस वक्त, ईरान की इकोनॉमी को ठप दबाने के लिए, ईरान की भाई किस, जैसे अमेरिका ने अभी रूस की इकोनॉमी को दबाने का कार्य किया, उस पर आघात करने का कार्य किया, क्योंकि जब ये पहले से प्री डिसाइड है कि अगर आप किसी दुश्मन को दबाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं, तो उसकी इकोनॉमिक रीढ़ को काट दें। पहले क्या होता था, जब पुराने जमाने में युद्ध लड़े जाते थे तो किले की घेराबंदी की जाती थी, किले पर हमला नहीं किया जाता था। क्यों? जनरली हम बात कर रहे हैं, हमला किया भी जाता था, लेकिन किले पे हमला करना जनरली एक तरह से आप सुसाइड टाइप की चीज होती थी, कि अगर आप किसी की तरफ बढ़ेंगे, वो पहले से प्रॉपर तैयार बैठे हुए हैं, उनके पास ढाल है, किले की पूरी ढाल है, अंदर से वो तीर कमान लेके खींच के बैठे हुए हैं, जैसे ही आपकी सेना बढ़ेगी हमला होगा और हजारों सैनिक यूं ही मारे जाएंगे। तो पहले की सेनाएं क्या करती थी कि किले का घेरेबंदी कर देती थी, किले को चारों तरफ से घेर लेती थी, जिससे जो किले के अंदर मान लीजिए 10,000 सैनिक हैं, तो 10,000 लोगों के लिए अच्छा खासा भोजन और पानी की जरूरत होती है। और अगर प्राकृतिक रूप से पानी नहीं उपलब्ध है, भोजन नहीं उपलब्ध है, और प्राकृतिक रूप से कितना उपलब्ध हो जाएगा आपके पास, तो इन चीज़ों को बाहर से मंगाना पड़ता था, शहर से मंगाना पड़ता था। तो जो बाहरी शत्रु सेना होती थी वो शहर का कनेक्शन किले से काट देती थी, घेर के बैठ जाती थी, कोई सामान नहीं जाने देंगे। तो कितने दिन तक कोई बैठा हुआ अंदर सिपाही, कितने दिन तक आपके सामने टिका रह सकता है। उसी में गुप्त मार्ग बनाए जाते थे, सुरंगें बनाई जाती थी, जिनके माध्यम से ये चलता रहता था। ऐसा यहाँ भी है, वही प्रॉक्सी प्रॉक्सी तरीके से डील करना। जैसे भी आपने देखा था वेनेजुएला से एक जो जहाज जा रहा था, जिस पर बाद में जैसे ही पता चला कि अमेरिकी बेड़ा उनका पीछा कर रहा है, उन्होंने अब वो झंडा हटा के रूस का झंडा लगा दिया। ये एक प्रॉक्सी तरीका था। जनरली सबको ऐसा विश्वास था कि रूस के जहाज पर अमेरिका हमला नहीं करेगा, इसलिए रूस का झंडा लगा दिया गया। और लेकिन फिलहाल अमेरिका ने पकड़ लिया। ऐसे काम होते रहते थे। तो इसी क्रम में ये ईरान की घेराबंदी की जा रही है, ताकि ईरान के तेल निर्यात को बाधित किया जा सके, जिससे ईरान की जो इकोनॉमिक कमर है वो टूट सके और उस पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सके अपनी शर्तों के आधार पर। इसी क्रम में व्हाइट हाउस ने ट्रंप नेतन्याहू बैठक के बाद अमेरिका ने चीन को होने वाले निर्यात पर सेंसन्स लगाने के लिए, निर्यात को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लागू कर सकता है। यह भारत की भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक चुनौती है और क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए भी एक चुनौती है। और क्षेत्र में जब अस्थिरता होगी तो आप निश्चित रूप से उससे प्रभावित होंगे। तो जरूरत है इस वक्त भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ एक मध्यम मार्ग से संवाद को अपनाने की और संवाद को कंटिन्यू जारी रखने की है। ईरान अमेरिका तनाव, भारत की रणनीति क्या होगी? भारत तेल, इससे क्या होगा? पहले हो क्या सकता है, तेल मूल्य बढ़ सकते हैं, आयात, भाई भारत बगल में तेल था, अपने अपने बगल से ले आ रहा था, अगर अपने बगल से नहीं लेगा तो या तो रूस से लेगा या लैटिन अमेरिका से लेगा। ऐसे राष्ट्रों से लेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, जो अभी हमने बात की थी 6,000 किलोमीटर होने से उसका कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो कॉस्ट बढ़ेगा तो हमें और पेमेंट करना होगा। साथ ही हमारी जो ऊर्जा, लेकिन अब इससे एक अवसर भी खुल रहा है कि ऊर्जा विविधीकरण को हमारी बढ़ाना चाहिए। हम बढ़ा भी रहे हैं, उस दिशा में हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऊर्जा नीतिगत विकल्प इसमें क्या है? ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ आयात को बढ़ावा देना, चाबहार बंदरगाह का प्रयोग नियमित करना। चाबहार जो ईरान में हमारा बंदरगाह है जिसे हमने डेवलप किया है, मध्य एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही तेल निर्भरता कम करने के लिए हमें अपने रणनीतिक रूप से, यानी जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए, ताकि हम इस परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बच सकें और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। साथ ही कूटनीतिक संतुलन, अमेरिका और ईरान के साथ एक बेहतर संवाद करके हम कूटनीतिक संतुलन को स्थापित कर सकते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026, भारत की वैश्विक साउथ के लिए प्रतिबद्धता। नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक ये एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हो रही है, जिसका जो मुख्य विषय है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी जनों का हित। हमारे ये संस्कृत के वाक्यांश, हमारे वैदिक वाक्यांश से लिया गया इसका शब्द है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका अर्थ है सभी का हित निहित हो जिस चीज में और सभी का सुख जिस चीज में निहित हो, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय।
इस एआई इम्पैक्ट में भारत ने बताया है कि हमारा भारत खुद को विकासशील देशों के लिए एआई सेवा प्रदाता, यानी कि हम सेवा प्रदाता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, खासकर विकासशील राष्ट्रों के लिए। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि विकासशील राष्ट्र पहले ही दौड़ में बहुत पीछे होते हैं, और जब विकसित राष्ट्र कोई सेवा उनके पास लेकर जाते हैं तो अपनी शर्तों पर उनके साथ सेवा साझा करते हैं, अपनी शर्तों पर उनको सेवा प्रोवाइड करते हैं। जबकि भारत, क्योंकि उन्हीं में से एक है, उन्हीं विकासशील राष्ट्रों में से एक है, लेकिन अग्रिम पंक्ति का है, उनका नेता है, इसलिए भारत की ये प्रतिबद्धता है कि हम नैतिक एआई विकास में अग्रदूत के रूप में सामने आएंगे और आप सबकी मदद करेंगे। भारत का एआई दृष्टिकोण, वही हमने बताया, वैश्विक साउथ का नेतृत्व करना चाहता है, नैतिक एआई को परिभाषित करना चाहता है, साथ ही सार्वजनिक निजी साझेदारी को डेवलप करना चाहता है। यह स्टार्टअप, बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है भारत। साथ ही वैश्विक साउथ का नेतृत्व करता, हमने आपको बताया ही, एक नैतिक एआई ढांचा भी प्रस्तुत करना चाहते हैं हम। राज्य पुनर्गठन स्थायी ढांचे का प्रस्ताव, एक संसद में पेश निजी सदस्य विधेयक। निजी सदस्य विधेयक पता है ना आपको कौन से विधेयक होते हैं? ऐसा विधेयक जो सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जो सरकार के मंत्री के पद पे हैं उनके द्वारा अगर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस विधेयक को हम निजी सदस्य का विधेयक कहते हैं। इस तरह का एक नया विधेयक प्रस्तावित है जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की फिर से चर्चा है, जिसमें एक स्थायी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश है। जनसंख्या और क्षेत्रीय आंकड़ों के उपयोग करके जनगणना आधारित राज्य पुनर्गठन की जरूरत को बताया गया है। साथ ही आर्थिक व्यवहार्यता कि किस राज्य के पास कितनी कैपेसिटी है, किस तरह से वो राजकोषीय क्षमता का संतुलन स्थापित कर सकता है, इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। केवल इस आधार पर न कि भाषाई आधार पर, या जो भी आप समझ सकते हैं। सांस्कृतिक पहचान, भाषाई और जाति विविधता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। हाँ, हेलो। यह प्रस्ताव भारतीय संघवाद को अधिक यह प्रस्ताव भारतीय संघवाद को अधिक पूर्वानुमानित और पारदर्शी बना सकता है, राजनीतिक विवादों को कम करते हुए शासन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। पीएम केयर फंड संसदीय प्रक्रिया में स्पष्टीकरण। पीएम केयर फंड्स के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि हम इसमें आने वाली राशि का कोई व्यवहारिक रूप से किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कार्यवाही जो है ये स्वीकार नहीं है, यानी कि लोकसभा की जो व्यवहारिक कार्यवाही के नियमों के प्रति स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक फंड, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, कोई सरकारी फंड नहीं है जिसकी जानकारी आपको दी जा सके। हालांकि ये जो मुद्दा है, यह मामला सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए एक नए विवाद को जन्म देता है, लेकिन फिलहाल जो अभी निर्देश हैं पीएमओ की तरफ से वो यही है कि हम इसके बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करेंगे। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024 से मोस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मोस्पी मिनिस्ट्री है, वाणिज्य मंत्रालय है, उसने आधार वर्ष 2024 के आधार पर सीपीआई के आंकड़े, नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके आधार पर 2026 में जो मुद्रास्फीति है उसे 2.75% पर आ गई है, जो 4% से काफी कम है। और अगर मुद्रास्फीति, जो हमने लक्ष्य, आरबीआई ने हमारे लक्ष्य रखा था कि मुद्रास्फीति को 4% से नीचे रखना है, इस वक्त अगर मुद्रास्फीति आधार वर्ष 2024 के आधार पर 2.75% पे है, इसका मतलब आरबीआई के पास तमाम इतना बड़ा एक सर्कल तैयार हो गया है कि आरबीआई अब अपने लोन को, यानी ब्याज रेट को, इंटरेस्ट रेट को घटा सकता है और मार्केट में पैसा छोड़ सकता है। मार्केट में पैसा छोड़ने से इकोनॉमी में बूस्ट हो सकता है। ठीक है, मुद्रास्फीति प्रवृत्तियां और नीतिगत निहितार्थ उसके क्या है? तो मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती का अवसर देती है, जिससे आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकती है और मार्केट में मुद्रा को छोड़ सकती है, जिससे डेवलपमेंट आसान हो सकते हैं, लोन कम रेट पर मिल सकते हैं लोगों को, लोगों के हाथ में धन आ सकता है, ज़्यादा धन आ सकता है, लोगों के पास ज़्यादा धन आएगा तो ज़्यादा खर्चेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। सरकार के पास भी ज़्यादा धन आ जाएगा, सरकार भी ज़्यादा खर्चा कर सकती है। उधारी की लागत में कमी संभव, भाई कम इंटरेस्ट रेट पर अगर सामान जाएगा तो उधारी की लागत में कमी भी होगी, निवेश और उपभोग में वृद्धि की संभावना होगी और खाद्य कीमतों में स्थिरता या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का बड़ा कोष, 1 लाख करोड़ का कोष, अर्बन चैलेंज फंड। कैबिनेट ने शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष को मंजूरी दी है, जिसमें 25% का योगदान केंद्र सरकार का होगा,
25% का योगदान राज्य सरकार का होने वाला है, जबकि जो 50% है उसे हम डेवलपमेंट, उसे हम बाजार से जुटाएंगे, उस राशि को हम बाजार से जुटाएंगे, यानी कि अलग अलग बॉन्ड जारी किए जाएंगे, अलग अलग प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी, जिनके माध्यम से हम लोगों को इन्वाइट कर सकेंगे कि आप आएँ और इन्वेस्ट करें। इस तरह से हम शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का एक नया कोष बनाएंगे, जिससे शहर के विकास में काल ले सकेंगे, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में प्रयोग कर सकेंगे। ऑपरेशन स्ट्राइप्स, बाघ संरक्षण में मील का पत्थर। स्ट्राइप्स बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है इस पे कि क्या है ऑपरेशन स्ट्राइप्स। तो ऑपरेशन स्ट्राइप्स एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष से कोई जो वहाँ का जो संरक्षित एनिमल है वो घायल हो जाता है या बीमार हो जाता है या कोई ऐसी स्थिति की वजह से अगर वो अपने क्षेत्र को छोड़ देता है, तो उसको वापस से उस क्षेत्र में ही स्टेबलाइज करना ही ऑपरेशन स्ट्राइप्स है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के यानी पूर्वी घाट के पॉपी कोंडा नेशनल पार्क में एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर इसका नाम है, ये फोटो में देख पा रहे हैं आप बाघ को, इसका नाम है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर नामक बाघ को पुनर्स्थापित किया गया, उसे फिर से पॉपी कोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है और इस तरह से इस कार्यक्रम की ये सफलता को दर्शाता है कि हमने देश की ये एनिमल संरक्षण है इसमें किस तरह की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। तो ऑपरेशन स्ट्राइप्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन स्ट्राइप्स एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम किसी क्षेत्र विशेष के एनिमल को, संरक्षित एनिमल को, हम उसी क्षेत्र जो किसी वजह से, चाहे वो बीमार हो गया हो या रास्ता भटक गया हो या किसी कारण से अगर वो अपने क्षेत्र से भटक जाता है, तो हम उसे वापस से ले जाकर उस क्षेत्र में स्टेबलाइज करते हैं, छोड़ देते हैं। डिजिटल सुरक्षा, डीप फेक पर सख्ती। हमने इस पे 2 दिन पहले भी आपसे चर्चा की थी, फिर से चर्चा करते हैं कि डीप फेक पहचान यानी कि एआई आधारित जो आजकल कंटेंट हैं, एआई आधारित सूचनाएं हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सरकार ने सख्त नियम लागू करते हुए कहा है कि एआई जनित सामग्री पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा, जबकि अगर कोई एआई जनित सामग्री पब्लिक इंटरेस्ट में निगेटिव पाई जाती है, नकारात्मक रोल प्ले करती है कि अच्छा नहीं कार्य कर रही है या नकारात्मक है पब्लिक के लिए या राष्ट्र के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो सरकार अल्टीमेटम 3 घंटे का समय देकर उसको हटाने का 3 घंटे की समय सीमा निर्धारित की है कि 3 घंटे के अंदर उसे हटा देना चाहिए, जबकि पहले यह समय सीमा 36 घंटे की थी कि 36 घंटे के अंदर आपको हटा देना होता था, लेकिन अभी 3 घंटे में आपको हटाना होगा, अन्यथा आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई संभव की जा सकती है, स्टार्ट की जा सकती है। नागरिक सुरक्षा में इसको एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में देखा जाता है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये नियमों फॉलो करने के लिए बताया है। वैज्ञानिक खोजे नई प्रजातियां और अनुसंधान। आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ट्यूलिप गार्डन। पालमपुर CSIR IHBT ने देश का दूसरा ट्यूलिप अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है, जो नीदरलैंड पर बल्ब आयात की निर्भरता को कम करता है। ये बल्ब क्या है? बल्ब आयात के विषय में आपको बता दें कि जैसे प्याज, लहसुन, ये जो सब्जियां होती हैं, आप इनमें नीचे देख पाते हैं ना, उनका गोला हिस्सा ऊपर एक हरा सागा प्याज आ रहा होता है, तो इन्हें बल्ब बोलते हैं। ऐसी फसलें, ऐसे पौधे जिन्हें हम बल्ब के रूप में लगाते हैं और सीधा ये पेड़ बनते हैं, ऐसी चीज़ों को बल्ब बोलते हैं। ट्यूलिप का बल्ब मतलब ट्यूलिप की गांठ, गांठ समझ लीजिए आप, जिसमें तनानुमा भाग होता है, जिसमें भोजन संचित होता है, प्याज का भोजन संचित होता है, ठीक है, आलू का भोजन संचित होता है। तो ये बल्ब जो होते हैं इनको सीधे मिट्टी में लगाया जाता है और ये ऊपर की तरफ डेवलप होते हैं। हम नीदरलैंड से ये बल्ब आयात करते थे ट्यूलिप के और इन्हें लाकर यहाँ गाड़ते थे अपने हिमाचल में, अपने जम्मू कश्मीर में, तो ये अच्छा ट्यूलिप का फूल निकलता था। अब हमने खुद का अनुसंधान केंद्र वहाँ बनाया है जहाँ पर हम खुद के बल्ब बनाएंगे और उन्हें उनसे ट्यूलिप गार्डन बना सकेंगे, उनसे ट्यूलिप के पौधों से फूल प्राप्त कर सकेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि पालमपुर में देश का दूसरा ट्यूलिप अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है, साथ ही दूसरा व्हाट इज बल्ब, बल्ब आयात क्या है, ट्यूलिप बल्ब आयात क्या है, या फिर किसी भी ऐसी फसल के विषय में अगर बल्ब आयात की बात की जाती है तो इसका मतलब तने नुमा संरचना जिसमें उनका भोजन संग्रहित होता है, उस क्षेत्र की हम बात करते हैं, उस हिस्से की बात करते हैं जिसको मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है और उससे एक फसल रूपी पौधा निकलता है। दूसरा हमारा पॉइंट है केरल में नई औषधि प्रजाति। इडुक्की जिले में ट्रेट्टाटेटिनम पैकिडिये नामक एक औषधीय पौधे की प्रजाति की खोज की गई है जो पश्चिम घाट की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। इसी के साथ आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।